लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में करना पड़ेगा। बहुत बड़ी सीख वहाँ से मिली। मेरे माता पिता का बहुत बड़ा श्रेय रहा है जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी प्रारंभ में, और दूसरी चीज़ ये भी था कि हमारे घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बहुत पढ़ा लिखा हो या किसी बड़े पोस्ट पे हो। वो बच्चे जब उनको बोलते हुए देखता था, इंग्लिश बहुत शानदार था उन लोगों का, और मैं उतना बोल ही पाता था, तो लगता था यार बड़े हाई क्वालिटी वाले बच्चे हैं, इनके बीच में मैं कहाँ ठहर पाऊँगा। एट दी एंड मैं भी जो है एकेडमिक ईयर 2014-18 का टॉपर रहा, टॉपर बना लास्ट पे, और एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला। उनका वर्दी का वो जो रुतबा देखता था ना, तो उसको देख के फीलिंग होता था यार काश मैं भी ऐसा बन पाता, मैं भी वो वर्दी जो है वो मैं भी पहन पाता। ये चीज़ यहाँ से आता था मन में, क्या मैं पुलिस बन जाऊँगा तो मुझे ना वो ट्रैफिक पुलिस वाले कभी रोकेंगे। इतना छोटा सोच भी जो है मुझे उस डायरेक्शन में लेके गया कि नहीं, बनना चाहिए पुलिस। वो हमेशा बोलते थे कि मैं जो है ना वो ऊई ऊई बस्ता वाला जो गाड़ी होता है ना, वो लाल बत्ती नीली बत्ती साइरन वाली, हाँ, उस गाड़ी में आते हुए देखना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो चुनौती वाला सफ़र था वो फिज़िकल का ही था। मजाक करते थे एक दूसरे के साथ, मैं बोल रहा हमको वो एनर्जी वाला कैप्सूल लेना पड़ेगा, खाएंगे पराठे दाल कॉफ़ी। भैया बोल रहे हैं कि अरे मैं इंजेक्शन का व्यवस्था करूँगा ना, लगवा के दौड़ेंगे 3 मिनट में पूरा होगा। मैं जंप किया और ऐसा जंप किया, गद्दे से बाहर मैं गिर गया, ट्रैक में गिर गया सीधा। एक तो आप बिना डरे अपनी बातों को इंटरव्यूअर तक रख पाए, पहली चीज़, और दूसरा चीज़ ये है कि आपके पास ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। वो मुझे पूछा एसआई का रिजल्ट आ गया, देखा क्या? मैं बोला हो गया। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका A1 नौकरी चैनल में। आज हमारे चैनल में, हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। वर्तमान में एक शिक्षक और एसआई आशीष कुमार वर्मा जी। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुत में। बहुत धन्यवाद आपका। तो वर्मा जी, आपकी एसआई की जर्नी से पहले हम लोग आपके प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल। मैं रायपुर जिले के धरसींवा विकासखंड के एक छोटे से गांव ग्राम मुर्रा का निवासी हूँ, जो खानू नदी के तट पर बसा हुआ है। आपकी प्राइमरी एजुकेशन किस प्रकार से हुई? आपके फैमिली में कितने लोग हैं? थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए और अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। जी सर, अगर मैं अपने फैमिली की बात करूँ तो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, भाभी और हम 2 भाई बहन हैं। मैं अपने भाई बहन में सबसे छोटा हूँ, बाकी सबकी शादी हो गई है। और अगर मैं अपने प्राथमिक शिक्षा की बात करूँ तो ये जो शिक्षा का मेरा जर्नी था वो काफ़ी शानदार था, और शानदार रहने के साथ साथ चुनौतीपूर्वक भी था। इस पे 2 प्रकार की दिक्कतें आ रही थी। एक तो ये था कि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी प्रारंभ में, और दूसरी चीज़ ये भी था कि हमारे घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बहुत पढ़ा लिखा हो या किसी बड़े पोस्ट पे हो। तो दोनों प्रकार की चुनौती सामने आ रही थी, और एक वही बात जो बाकी बच्चों के साथ भी होती है, शुरुआत में मैंने भी बहुत मार खाए हैं अपने मम्मी से। अच्छा, अ, पढ़ो या नहीं, आप थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, खेलकूद में ज्यादा ध्यान रहता था शायद आपका। हाँ, शायद वैसा ही बोल सकते हैं। बात ये भी था कि अब मेरे माता-पिता का बहुत बड़ा श्रेय रहा है जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। जी। अब उस माहौल से निकाल के हमें उस माहौल तक ले जाना कि हमारे मन में बड़ी सोच आ पाए, उसके लिए बहुत काम किए हैं उन्होंने। तो अगर मैं कुछ भी गलती करता, जैसा आप बोले कि पढ़ाई में थोड़ा-सा ध्यान कम देते थे, वो बात होता अब ज़रूर। तो जब भी पढ़ाई नहीं करता या मेरा ध्यान इधर-उधर भटकता, तो जो चीज़ सामने दिखा मम्मी उसी से पिटाई कर रही है। तो दादी जी भी बोलती है कि कितना मारती है, ये सब चीज़ चलता था। उसके बाद मैं शुरुआत करना चाहता हूँ अपना वो आंगनबाड़ी का सफ़र, काफ़ी मज़ेदार वो सफ़र है। जब मैं आंगनबाड़ी पढ़ने के लिए जाता था, तो मैं पढ़ाई में ठीक-ठाक था वैसे। आंगनबाड़ी में भी मेरे पास नॉलेज उतना था, जितना क्लास 2-3 के बच्चों के पास रहता है। यानी कि एवरेज स्टूडेंट जो रहता है आंगनबाड़ी में, हाँ। तो बस खेलने कूदने खाने पीने के लिए ही जाता है आंगनबाड़ी में। आजकल के जो भी बच्चे मैं देखता हूँ। हाँ। लेकिन आप उस समय भी पढ़ाई में आपके अक्षर ज्ञान अच्छा था। हाँ, मम्मी बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी पढ़ाई में, और एक ज़बरदस्त चीज़ मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। होता ये था कि जब मैं आंगनबाड़ी में था, आपको बताया कि पढ़ने में ठीक-ठाक था। मेरा हमेशा जो इच्छा ये रहता था कि मैं बड़े स्कूल में जाके पढूँ।
बड़ा स्कूल कहने का मतलब हमारा जो प्राथमिक स्कूल आंगनबाड़ी से बड़ा था तो उसको हम बड़ा स्कूल बोलते थे। तो मैं क्या करता था, घर से निकलता था आंगनबाड़ी जा रहा हूँ करके, और मैं क्लास पर में जाके बैठ जाता था। ये मेरा एक दो दिन का काम नहीं था, ये रोज का यही काम चलता था। फिर होता ये था कि वहां के 8-10 बच्चे मुझे अपने कंधों में उठा के वापस आंगनबाड़ी छोड़ के आते थे। तो आंगनबाड़ी की मेरी मैडम परेशान थी, रोज रोज ऐसे ही करता है। वो मेरे को बहुत बोलती, बेटा जब तू इतना बड़ा हो जाएगा, ब्रेन इतना बड़ा, तो हो जाएगा उस स्कूल में। तो ऐसा मेरा था सफर आंगनबाड़ी का। उसके बाद प्राथमिक स्कूल में मैंने प्रवेश किया। कक्षा पहली से कक्षा पांचवी पढ़ाई में ठीक ठाक था, तो पहली से पांचवी तक सेकंड पोजीशन पे ही आया मैं। आ, मन में ये रहता था कभी फर्स्ट भी आऊं, लेकिन कभी कोशिश ही नहीं किया तो आता कैसे। शायद कोई आपका कंपटीशन रहा होगा जो हमेशा फर्स्ट आता हो। बिल्कुल भी ऐसे ही रहता है, हमारे साथ भी स्कूल में ऐसा ही होता है। हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा, ये जो स्पॉट है ये फिक्स ही रहता है दो तीन स्टूडेंट्स का। हाँ हाँ, उसी प्रकार से था मेरे साथ भी। एक लड़का जो हमेशा फर्स्ट आ रहा है, मैं सेकंड आ रहा हूँ। सोचता था मैं भी आऊं, लेकिन काम नहीं किया उस पे कभी। क्लास सिक्स पे जैसे ही आया मैं, तो उस समय मामला थोड़ा सोचने लायक हो गया। मैं सोचता था फर्स्ट आऊं, इस बार ना तो फर्स्ट आया ना तो सेकंड आया, मैं थर्ड आ गया। अब थोड़ा सा मन में आ गया यार कि अब तक मैं सोचता था यार फर्स्ट आ जाऊं, यहाँ तो सेकंड भी छोड़ो थर्ड में पहुंच गया। तो वहाँ फर्स्ट टाइम मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट लाइफ में मैंने एक डिसीजन लिया था, जो आगे चलकर बहुत कारगर साबित मेरे लिए हुआ। मैंने सोचा कि भाई अगर कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। तो मैंने ठाना कि यार कुछ भी हो जाए, इस बार मुझे फर्स्ट आना ही है। मैंने मेहनत किया, क्लास 7 में फर्स्ट आया। वो चीज फिर बहुत कुछ मुझे सिखा गया कि लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में करना पड़ेगा। बहुत बड़ी सीख वहां से मिली। उसके बाद क्लास 7 से क्लास 12 तक अच्छा ही था, पढ़ाई में टॉपर्स में ही गिनती होती थी। स्कूल में आपकी भी होती थी पिटाई जैसे घर में होती थी? स्कूल में तो वो नौबत नहीं पड़ी है, क्योंकि टीचर जो है देखते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। शैतान बच्चों को शायद ज्यादा मार पड़ती है, और मैं जो है उतना शैतान नहीं थोड़ा था। सा और डिसेंट थे आप? हाँ, और पढ़ने में भी ठीक ठाक था तो बच जाता था। तो खेलकूद में आपने ध्यान दिया स्कूल में अपने? खेल कूद पसंद तो था, अच्छा। लेकिन कभी जो पार्टिसिपेट नहीं किया खेल में। मेरे साथ प्रॉब्लम ये रहा कि पसंद तो बहुत सारा गेम है, लेकिन केवल देखना, खेलना नहीं। खेलने में केवल क्रिकेट, मैं अक्सर वही खेलता था, चाहे घर में हो स्कूल में हो। बाकी गेम पे ध्यान दिया भी नहीं, और उतना इधर माहौल था भी नहीं कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं। तो मेनली आपका फोकस था कि पढ़ाई में ही आपको फोकस ज़्यादा पढ़ाई ध्यान नहीं था। देना। हाँ। फिर टेंथ के बाद आप अपने 11 12 में कौन से सब्जेक्ट से अपनी पढ़ाई करी? मैंने 11th में मैथमेटिक्स मैंने लिया था। उसके बाद आपने कॉलेज अपनी कहाँ से पूरी करी? असली चुनौती तो वहीं साबित हुई। हम्म। आ, मैं गवर्नमेंट स्कूल का बंदा, कक्षा पहली से कक्षा 12वीं पूरी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में किया, कभी कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किया था। अब अग्नि परीक्षा जिसको बोलते हैं वो चालू होने वाला था। इंग्लिश जानते हो, अक्सर जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका वो रहता है इंग्लिश लो रहता है, मेरा भी वैसे थोड़ा सा झिझक। एवरेज या थोड़ा एवरेज से और नीचे। हम्म। अब जो है मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जाना था भिलाई। आपने भिलाई में इंजीनियरिंग की अपनी पूरी पढ़ाई करी? हाँ, मैंने वही रुंगटा कॉलेज R1 भिलाई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट किया। दिक्कत इस पे ये हुआ, एक सामान्य सा बच्चा जिसको इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आता है, अच्छा नहीं आता है। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहाँ पूरा पढ़ाई इंग्लिश में होने वाला है, टीचर भी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना भी इंग्लिश में, बुक भी इंग्लिश में, लिखना भी इंग्लिश में, साथ में सेमिनार होगा वो भी इंग्लिश में होगा। और एक और बड़ी चीज जो थोड़ा सा लगता था मुझे, आ, वो हमारा जो कॉलेज था वो थोड़ा अच्छा कॉलेज था, फेमस कॉलेज था। रूंगटा कॉलेज तो बहुत ही हाँ, फेमस है, बहुत फेमस मतलब कॉलेज है। भिलाई के एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस कॉलेज है रूंगटा कॉलेज, और थोड़ा सा एक्सपोजर भी वहाँ पे बहुत अच्छा हाँ, अच्छा है। तो वहाँ ना मुझे बहुत सारे बच्चे मिले। नेपाल से भी बच्चे पढ़ने आते थे, रांची जमशेदपुर से भी बच्चे साथ में पढ़ते थे। तो शुरू शुरू में ये लगता था कि वो बच्चे जब उनको बोलते हुए देखता था, इंग्लिश बहुत शानदार था उन लोगों का, और मैं उतना बोल ही पाता था, तो लगता था यार बड़े हाई क्वालिटी वाले बच्चे हैं, इनके बीच में मैं कहाँ ठहर पाऊंगा। इस प्रकार का चीज वहाँ पे भावना आती थी मेरे अंदर। धीरे धीरे वो सब चीज दूर हुआ फिर। और एक और मजेदार किस्सा जो मेरी लाइफ से जुड़ा है, जब मैं कॉलेज गया था ना, तो उस टाइम मेरे दीदी भैया एक चीज सिखा के भेजे थे मुझे कि
जो शुरुआती पेपर होगा ना उसमें नंबर बहुत जबरदस्त लाना है, क्योंकि उससे इम्प्रेशन गजब का जमता है टीचर के अंदर। वो चीज सोचता तो था, कोशिश मैंने भी किया, लेकिन वो इंग्लिश हमेशा बाधा बन के रह जाती थी। क्लास टेस्ट हुआ, CT1 हुआ, और उसका फिर पहला पेपर मिलता है मुझे। आउट ऑफ 40 आई गॉट 40 मार्क्स, 14 नंबर आए थे मेरे 40 में। अब यहाँ तक का मेरा जो सफर था कक्षा 12वीं तक का, ऐसा था कि 100 में 80 से कम कभी आया नहीं, मार्क्स 80-90 के आसपास ही दिख रहा था। अब यहाँ 40 में 14, चिंता का विषय तो था। ये तो 80% से सीधा 35% पे आ गए। सीधा सीधा 30-35% में गिर गया मैं। अब इतने में सिलसिला थमा नहीं, सेकेंड पेपर मिलता है, वो मैकेनिक्स का पेपर था। आउट ऑफ 40 आई गॉट 0, शून्य। अब वो जो लम्हा था पूरी तरह से तोड़ दिया था मुझे, कि आगे मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। चेहरा जो है वो देखने लायक, रोने जैसा चेहरा। तभी वहां पे एक मैम थी जो साइड में बैठी हुई थी, वो स्वाति मिश्रा मैम उनका नाम है। वो मुझे देखती है और फिर बुलाती है, क्या हुआ बेटा करके पूछती है। मैं भी उनको बताया कि मैम ये सब बातें हैं, मैंने तो अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। मेरा तो इस बार 0 हो गया, पिछले बार तो ठीक ही था। तो वो जो है ना, एक बात बोली कि बेटा, अभी जो एकेडमिक सेशन है ना आपसे पहले वाला, उसमें जो बंदा हमारे कॉलेज में टॉप कर रहे हैं, जानते हो वो कौन है? वो एक हिंदी मीडियम का बच्चा है। अगर वो कर सकता है ना तो तू भी कर सकता है, बस मेहनत करना पड़ेगा। वो चीज ऐसा था कि सीधा जो है जाके दिल पे लगा, और एक जो ख्वाब आया कि अरे यार, करना है, मुझे कुछ करना है। और वही सोच के साथ आगे बढ़ा। और भगवान की भी कृपा थी, सबका आशीर्वाद था कि एट द एंड मैं भी जो है एकेडमिक ईयर 2014-18 का टॉपर रहा, टॉपर बना लास्ट में, और एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला। बहुत प्राउडफुल मोमेंट था वो मेरे लिए। हमेशा वो मैम उस कारण से मुझे याद आती रहती है। तो कॉलेज लाइफ में आपकी रैगिंग वगैरह होती थी, रैगिंग वहाँ पे उस टाइम से? रैगिंग तो कम हो गया था, और थोड़ा सा जो है ना वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा जाता था वहाँ पे। तो पहले जब गए हम्म। तो सुनते थे कि यार वहाँ जा रहे हो तो रैगिंग का सामना तो करना क्या, क्योंकि पड़ेगा। एक आप गांव से लड़के हो, सरकारी स्कूल में पढ़े हो, हाँ इतने हाँ बड़े कॉलेज में जाना तो थोड़ा सा हिचक रहता है। सीनियर्स कैसा बिहेव करेंगे, जूनियर्स के साथ हम लोग कैसा बिहेव करेंगे, हाँ हाँ ऐसे ही होता है। हाँ। और एक बड़ा दिक्कत ये भी था ना, मैं पहली बार घर से बाहर निकला था। तो शुरुआती दिनों में तो वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे जब दोस्त यार बने, सबके साथ जो है मेल मुलाकात हुआ, तो फिर लगा कि चलो ठीक, स्थिति अब सुधर रही है। तो आप वो 2018 में अपने कॉलेज पास किया अपना? हाँ। फिर आपके लाइफ में ये पॉइंट कहाँ से आया कि आपको एक सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी है, या स्पेसिफिकली आपको पुलिस या टीचर ही बनना है? आ, देखिए, जब मेरी पढ़ाई होती है, कॉलेज जब खत्म हुआ 2018 में, तो मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था उस समय। गोवा में प्लेसमेंट हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे उसमें नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ये सफर जितना शानदार लग रहा है ना, उतना शानदार था नहीं, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे रीजन थे जो कहीं छिप के रह गए थे। सबसे पहले जो मैंने आपसे बताया था भी था, शेयर किया था, वो फैमिली का इकोनॉमिकल कंडीशन। हम एक सामान्य कृषक परिवार से थे, और जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो उसका फीस ज़्यादा रहता है। तो उतना फीस वहन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार नौबत ये भी आई, जॉइंट फैमिली से थे, पापा को ये भी कहना पड़ा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी ज़मीन भी क्यों ना बेचना पड़े। वो जब सब चीज़ जब सुनते थे तो लगता था मन में, यार जब सब लोग इतना कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। वो चीज़ यहाँ से चलता था। उसके बाद जैसे ही मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगा 2018 के बाद, तो मैंने देखा उसी समय एक वैकेंसी आई है, SI की वैकेंसी आई 2018 में। तो वो मुझे लगा यार ये बहुत अच्छा मौका है, मुझे कोशिश करना चाहिए, इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो एक चीज़ ये भी था कि उस समय फिजिकल के लिए केवल एक चीज़ था, 1500 मीटर का दौड़, जिसको 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना था। और केवल क्वालिफाइंग था, मार्क्स उसका जुड़ने वाला नहीं है। आप उसमें 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट ही लिए कर लिए तो ठीक है, आप फिर रिटर्न के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो एक तो ये था पुलिस के फील्ड में आने के पीछे। दूसरा एक चीज ये भी था
कि मैं बहुत पुलिस वाले से मिला हूँ, और जब उनका वर्दी का वो जो रुतबा देखता था ना, तो उसको देख के फीलिंग होता था, यार काश मैं भी ऐसा बन पाता, मैं भी वो वर्दी जो है वो मेरे मैं भी पहन पाता। ये चीज यहाँ से आता था मन में। वर्दी का जो जुनून है वो ऐसे में खींच ले गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा कारण ये था। और एक और मजेदार बात जिसको सुनकर शायद हंसी आए, पुलिस ज्वाइन करने के पीछे मेरा एक जो रीजन जो बच्चों टाइप से रहता है वो ये भी था कि यार मैं पुलिस बन जाऊंगा तो मुझे ना वो ट्रैफिक पुलिस वाले कभी रोके ही नहीं। इतना छोटा सोच भी जो है मुझे उस डायरेक्शन में लेके गया कि नहीं, बनना चाहिए पुलिस। तो अभी रोकेंगे? आ, तो आप 2 स्टार लगा के जाएंगे तो अभी अब कहाँ रोकेंगे? अब नहीं रोकने वाले। तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है क्या जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोका होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कई बार हुआ है। मेरे पास लाइसेंस था, टाइम से बन गया था लाइसेंस, लेकिन कई बार वही जो गाड़ी का कागजात नहीं है, या पॉल्यूशन वाला सर्टिफिकेट नहीं है, या बच्चों की शैतानी जानते भी हो, हेलमेट लगा लें, साइड में पकड़े भले हो, तो रोके हैं, इंसिडेंस हुआ है, तभी उस प्रकार से सोच भी आया। चलिए। तो आपने बताया कि आप एक जॉइंट फैमिली से हैं। हाँ। तो इस पूरी तैयारी के दौरान फैमिली से आपका किस प्रकार से सपोर्ट था, प्रेशर था, या किस प्रकार से बैलेंस था आपके आपके मन में? फैमिली के बारे में क्या विचार था? अ, देखिए, एक बड़ा सपोर्ट तो मैंने बताया भी है, मम्मी पापा का रहा है, सब कुछ त्याग के जो है उन्होंने हमें पढ़ाया, सक्षम बनाया कि कुछ बड़ा कर सकते हैं। एक और व्यक्ति जिनका विशेष रूप से मैं उल्लेख करूंगा, मेरे बड़े पापा, जो कि अभी जिनको पैरालिसिस हो गया है, वो अभी बेड में है। हमेशा वो हमारे अंदर सपने देखते थे कि जरूर जिंदगी में कभी बड़ा करोगे। वो हमेशा बोलते थे कि मैं जो है ना, वो उई उई बस्ता वाला जो गाड़ी होता है ना, वो लाल बत्ती नीली पुलिस की बत्ती, सायरन वाली। हाँ, उस गाड़ी में आते हुए देखना चाहता हूँ। वो सारी चीजें मन में धीरे धीरे भरता है कि यार सच में यार ऐसा भी होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। साथ में उसी जर्नी में जो है वो मेरी जो बड़ी दीदी है जिनके साथ मैंने अभी फिजिकल का तैयारी किया, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जो मैंने इंजीनियरिंग जो किया है, उन्हीं के बदौलत मैंने किया है। साथ में मेरे जो बड़े भैया है, मेरे छोटी दीदी है, वो भी हमेशा हौसला बढ़ाते रहती थी कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, कुछ कर पाएगा, बड़ा कर लेगा। ये चीज अंदर वो बढ़ते रहती थी। साथ में मेरे जो बड़े जीजा जी है, फिजिकल के टाइम में बहुत उनका योगदान रहा था, मेंटली भी और फिजिकली भी। जब उन्होंने देखा कि हमारा फिजिकल उतना अच्छा हो नहीं पा रहा है, तो उनके घर के साइड में थोड़ा सा जो एरिया था, उन्होंने वहीं पर हमारा ग्राउंड बना दिया। उन्होंने गोले का भी व्यवस्था किया, हमारे जो हाई जंप के लिए स्टैंड भी लाया। बहुत योगदान उनका रहा था। साथ में हमारे और भी जो दीदी जीजा भैया लोग हैं, सभी हमेशा सपोर्ट करते थे। घर के सारे लोग जो हमेशा यही बोलते थे जरूर बड़ा करेगा, पूरा सपोर्ट उनका रहता था। मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग, और एसआई के पीछे एक बड़ा योगदान जो था मेरे स्टाफ वालों का भी था, जहाँ पे अभी मैं अभी आप जहाँ जहाँ पे कार्यरत? पोस्टिंग हूँ। हाँ, वो लोग भी हमेशा बोलते रहते, अरे कर लेगा तू, हो जाएगा तुम्हारा। सबका आशीर्वाद था, सबका सपोर्ट था कि उनकी कृपा से ही, उनके दया आशीर्वाद से ही जो है ये सब कर पाया। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं देना चाहूंगा। सबका सहयोग रहा, तभी आगे इंसान कुछ कर पाता है, और वो मेरे साथ भी हुआ। तो फिजिकल की तैयारी आपने बोला कि आपने अपने जीजा जी के बैकयार्ड में ही सारी तैयारी करी थी। हाँ हाँ। और आप, ऐसा नहीं है कि स्कूल से भी आप बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव रहे थे? हम्म। तो जरूर कुछ चैलेंजेस आए होंगे शुरुआत में। दौड़ना, सबसे पहला दौड़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना? हाँ हाँ। शॉर्ट पुट फेंकना कई बार तो 5-6 फुट ही नहीं जा पाता है, ऐसा रहता है। हाँ। तो आपके उस जर्नी में क्या चैलेंजेस आए थे? आपने बताया कि आप अपनी बड़ी बहन के साथ तैयारी करते थे। हम्म। तो कैसा रहा था आपका सफर फिजिकल का? सबसे बड़ा जो चुनौती वाला सफर था वो फिजिकल का ही था, क्योंकि जो एग्जाम प्री का हुआ, मेंस का हुआ, वो मेरे लिए कॉम्पिटिटिवली इजी था इन सब की तुलना में बात करें तो। क्योंकि पढ़ने में पहले से ठीक ठाक था, पीएससी का तैयारी कर ही रहा था, तो वो सब चीज़ तो मैंने निकाल लिया। अब बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला था फिजिकल में। आ देखिए, 2018 में जब पोस्ट आया था एसआई का, तो उस समय यही था कि भाई ये जो फिजिकल निकालना है तो केवल आपको एक बटन पार करना है। 1500 मीटर का एक रनिंग, ही इवेंट था उसमें? एक इवेंट, 1500 मीटर आपको दौड़ना है 5 मिनट 5 मिनट। 40 सेकंड के अंदर। तो हमारे मन में उस समय जो है ना, भैया भी साथ में रहते थे, हमने साथ में जो फिजिकल का तैयारी किया,
तो जब वो एडवर्टाइजमेंट आया ना, तो हमारे मन में बोलते ना, मन में लड्डू फूटा, वैसी बातें कुछ हो रही थी। हम मॉर्निंग वॉक में भी जाते थे, इवनिंग वॉक में जाते थे, रनिंग भी तो हल्का हल्का करते थे। तो उस समय हमारे मन में एक मीथ आ गया था, एक गलत धारणा बन गया था, अरे यार 5:40 में 1500 निकालना कौन से बड़ी बात है, कर लेंगे, हो जाएगा। अब जब हम ग्राउंड में आए पहली बार, पहले हमने नापा 1500 मीटर कहाँ तक जाता है। पहला दिन दौड़ना चालू किया, तो 5:40 के अंदर 1500 मीटर दौड़ना तो छोड़ो, स्लोली स्लोली भी हम 1500 मीटर तक नहीं जा पाए। कंप्लीट ही नहीं हुआ 15। कंप्लीट ही नहीं हुआ। भैया जो है वो 1000 मीटर, 1 किलोमीटर के बाद रुक गए। मैं मुश्किल से 700-800 मीटर तक ही गया। अब बात ये था यार, पोस्ट तो चाहिए यार, मौका ऐसा बार बार मिलता नहीं है। तो अब यहीं से फिर लगा कि प्रैक्टिस से आ जाएगा। प्रैक्टिस किए हम लोग, बहुत कुछ सुधार हुआ। अब थोड़े दिन बाद ये हुआ कि अब हम 1500 मीटर तक पहुंच पा रहे हैं, एक बार में पहुंच पा रहे हैं बिना रुके। लेकिन टाइम कितना आ रहा है, 5:40 के अंदर कंप्लीट करना है। हमारा टाइम 8:30 से 9 मिनट तक जा रहा है। मजाक करते थे एक दूसरे के साथ, मैं बोल रहा हमको वो एनर्जी वाला कैप्सूल लेना पड़ेगा, खाएंगे पराठे दाल पकौड़े। भैया बोल रहे हैं कि अरे मैं इंजेक्शन का व्यवस्था करूंगा ना, लगवा के दौड़ेंगे, 3 मिनट में पूरा होगा। ये सब चीज मजाक चलता रहता था। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी चीज ये था कि पता तो था हमें पोस्ट का वैल्यू क्या है। तो हमें लगा कि यार ऐसे करने से काम नहीं बनेगा। तो हम लोग पुलिस ग्राउंड गए रायपुर के। वहाँ फिर हमारी मुलाकात होती है सुमित पाटली सर से। उन्हीं के पूरे गाइडलाइन में हमने तैयारी किया। लगभग 1-1.5 महीना तैयारी जब हमने किया था, तो लगभग 5 मिनट 30 सेकंड के आसपास हमारा वो जो दौड़ है वो निकल जाता था। अब एक बड़ा उमंग आ गया। एक इवेंट था उस समय कि चलो ये वाला भी तो हमने पार कर लिया, अब चांस बन गया है पोस्ट पाने का। लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। वो बोल रहे थे यार इतने से काम नहीं बनेगा, पसीना और बहाना एक पड़ेगा। की जगह 5 इवेंट कर दिया। हाँ, 2021 में एसआई का एक नया अपडेट के साथ एसआई का 975 पोस्ट आया। अब आपको 1500 मीटर बस नहीं दौड़ना है, साथ में आपको 100 मीटर दौड़ना है, आपको हाई जंप करना है, आपको लॉन्ग जंप करना है, आपको शॉर्ट पुट गोला भी फेंकना है। और केवल क्वालिफाई नहीं है, इसका मार्क्स भी आपके रिजल्ट में जुड़ने वाले हैं। एक अलग चुनौती ये तो आया ही। अब मेंस के बाद जब हमने फिजिकल की तैयारी चालू किया, तो पूरा माहौल बदला हुआ है। मैं 1500 मीटर की रनिंग टाइम में दौड़ पाता था 5:40 के अंतर्गत, लेकिन दौड़े हुए 3-4 साल बीत गए थे पहले वाली तैयारी। मेरे पास साथी के रूप में मेरे भैया थे उस समय, जिनके साथ मैं तैयारी करता था। उनका चयन हो गया था, फॉरेस्ट रेंजर में उनका चयन हो गया, अब वो चले गया। मेरे पास नए साथी के रूप में मेरी बड़ी दीदी है, उन्होंने भी मेंस क्वालिफाई किया था। साथ में फिजिकल की तैयारी जो है वो चालू की है। अब जो फिजिकल की तैयारी हमारा ऐसा होता था कि हम लोग ग्राउंड गए, पुलिस ग्राउंड में ही हमने शुरुआत किया फिजिकल का। तो बाकी और भी जो एसआई के कैंडिडेट भाई लोग थे, उनके साथ मैं भी करता था जो भी इवेंट वो करते थे। दीदी ने भी एक एकेडमी यहाँ से ज्वाइन किया था, आ, ऐसा फिजिकल जो की है तैयारी। फिजिकल की तैयारी के लिए। ये सब चीज हमारा चल ही रहा था, लेकिन एक बड़ा दिक्कत ये भी हो रहा था मैनेज कर पाना। मैं टीचर के पोस्ट पे था, हम्म। मुझे फिजिकल भी करना है, स्कूल भी जाना है, दोनों चीज देखना है। और मेरा ये जो पूरा फिजिकल है वो रायपुर में हुआ, दीदी के साथ मैंने किया। तो होता ये था, सुबह सुबह हम उठे, रनिंग किए, हाई जंप कर रहे हैं, लॉन्ग जंप कर रहे हैं। उसके बाद मैं वहां से स्कूल गया। मेरा स्कूल वहां से 50 किलोमीटर दूर था लगभग। 50 किलोमीटर बाइक चलाते आप स्कूल पहुंचे, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया 6 घंटे, फिर से 50 किलोमीटर बाइक चलाते आप जो है घर पहुंचे। उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम शॉर्ट पुट करते थे। तो फिर मैंने अनुभव किया यार, मेरा बॉडी बहुत थक रहा है इससे। जब बाइक चलाता था रास्ते में, तो झपकी आती थी, मेरा बाइक ऐसे ऐसे हिल रहा है। कई बार लगता था यार ये तो मैं आमंत्रण दे रहा हूँ एक्सीडेंट को, कुछ भी हो सकता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए फिजिकल के लिए। 1 महीने का मैंने छुट्टी लिया। तो फिर जब हम ग्राउंड जाना चालू किए, उसके बाद कंटिन्यू जाते थे ग्राउंड, तो दो बड़ी समस्या आ रही थी, मेजर समस्या। पहला तो ये था कि यार समय बहुत कम मिला था फिजिकल के लिए, लगभग 1.5 महीने का ही टाइम मिला था। उतना तो शरीर को मेंटेन करने में ही लग जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि शुरुआती दौर में हमने देखा कि कुछ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है, 2-4 दिन में हो ही क्या जाएगा।
इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है यार, रनिंग का टाइम कम नहीं हो रहा है यार, वो जो है आप हाई जंप या लॉन्ग जंप करें वो डिस्टेंस आपको नहीं मिल रहा है। तो हमारे जीजा जी भी जाते थे बीच बीच में, जब उनका छुट्टी रहता था वो भी ये सारी चीज़ देखते थे कि परेशानी क्या हो रही है। हम लोग भी उनसे शेयर करते थे कि भाई कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने हमको एक नसीहत दिया कि हमें ये सारी जो तैयारी है ना वो अपने घर के आसपास ही कर लेना चाहिए। तो क्योंकि वही प्रॉब्लम, वहाँ से हमारे घर से पुलिस ग्राउंड का डिस्टेंस ज़्यादा था, आने जाने में समय बहुत लगता था, टाइम वेस्ट होता था, और दूसरा चीज़ आप एनी टाइम वहाँ पहुँच भी नहीं पाओगे। तो फिर वहाँ से एक नया डायरेक्शन मिला हमको, और वहाँ पे हमने काम करना चालू किया। आ, बाकी गोले वोले का इंतजाम तो जी ने कर दिया। हमने भी ग्राउंड बनाया अपने हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए। अब तैयारी वहाँ पे चल रही थी, और हमारा जो फाइनल फिजिकल होने वाला था वो जो रायपुर का कोटन स्टेडियम, हाँ विवेकानंद स्टेडियम जो है वहाँ पे होने वाला था। तो हमें भी शौक था यार, कभी जो है हाई जंप हमने किया तो गद्दे में नहीं किया था, और वहाँ पर गद्दे की व्यवस्था थी। तो हमने सोचा ठीक वहाँ भी जाके 2-3 दिन कम से कम प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। हम चले गए कोटा के ग्राउंड, चले गए प्रैक्टिस के लिए। अब हाई जंप कभी गद्दे में वो कूदने वाला आदत नहीं था, तो मेरे साथ गलत हो गया। कुछ पॉजिटिव सोच के आ गया था, कुछ उल्टा हो गया। मैं जंप किया और ऐसा जंप किया, गद्दे से बाहर मैं गिर गया, ट्रैक में गिर गया सीधा। मेरा ये जो घुटना है ना उसमें वो जो है चोट आ गया, और चोट थोड़ा गहरा था, 12-15 दिन उसको भरने में लग गया। अब नई मुसीबत यहाँ से, आ, मैं केवल अब घर में शॉर्ट पुट का ही जो है प्रैक्टिस कर पाऊंगा। थोड़ा सा भी मैं रनिंग करने लगता या फिर हाई जंप करता तो वो पस आना चालू हो जाता था। तो बहुत दिक्कत हुआ, एक तो टाइम कम मिला है, एक तो 10-12 दिन 15 दिन इसी में चला गया है। तो जैसे तैसे हमारी फिजिकल की तैयारी पूरी हुई, और एट द एंड ये था फिजिकल में जाने से पहले कि यार मन में वो हौसला और वो उम्मीद बना के चलना है हरदम, जब भी कुछ भी करेंगे हम तभी हमारा कुछ हो सकता है, नहीं तो बोरिया बिस्तर पकड़ो और वहां से बाहर हो। और एट द एंड फिजिकल में जाने से पहले ना मेरी तैयारी कुछ इस प्रकार से ही थी कि मैं जो है हाई जंप में वो 12 नंबर वाला जो सीमा है उसको पार कर पा रहा हूँ, कई बार नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो शॉर्ट पुट पे है, एवरेज परफॉर्मेंस है, लगभग 24 नंबर के आसपास आ रहा है। आ, मेरा जो लॉन्ग जंप है उसमें तो बिल्कुल ऐसा था, जय बजरंगबली बोलो कूद दो, बाकी भगवान संभालेगा, देखा जाएगा। 1500 मीटर रनिंग, समय कब मिला था, चोट भी लगा था। मेरा उस समय जो परफॉर्मेंस था, बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने जो दिया था प्रैक्टिस के टाइम, 5 मिनट 57 सेकेंड में मैं 1500 दौड़ा था, उससे कम में नहीं हो पा रहा था। वो मेरा बेस्ट था, जबकि नंबर 5 मिनट 40 सेकेंड से कम में दौड़ोगे तो मार्क्स मिलना आपको चालू होता है। तो वो भी चीज़ जो था, हो सकता है थोड़ा मेहनत करूंगा तो ऐसा था वहाँ पे। जो भी उम्मीद लेके गया था 100 मीटर रनिंग में लेके गया था, क्योंकि उसमें मेरा ऐसा था कि 48 के आसपास आ जाएगा, बहुत अच्छा किया, 60 में 60 भी आ सकता है। ये बात तो हुई। तो फिजिकल का पहला नाइट, जहाँ पे सारे दोस्त रिश्तेदारों का मैसेज आता है, बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक फिजिकल के लिए, भैया का भी एक मैसेज आया, और उसमें एक लाइन लिखा था कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। वो जो सेंटेंस था ना वो रात भर मेरे माइंड में गूंज रहा था। अब सुबह हुआ, और हम लोग 5 बजे निकले सुबह फिजिकल के लिए, कोटा स्टेडियम पहुंचे। तो एक अलग ही चुनौती, उस समय मौसम दे रहा था हमको, हल्की हल्की बारिश बीच में कभी भी हो जा रही थी, और उसके बाद बहुत तेज उमस था वहां पे। एक अलग सा माहौल था, चुनौतीदायक था। 100 मीटर जो रनिंग है वो शुरू होने वाला था, पहला इवेंट वही हुआ। कोटा का जो ग्राउंड है ना वो बाकी ग्राउंड से अलग है, सिंथेटिक ग्राउंड। हाँ सिंथेटिक ग्राउंड है वहाँ पे। आपने ड्राइव पर प्रैक्टिस किया होगा सारा, ग्राउंड में किया होगा, मैदान में, हाँ अपना घास के मैदान में या जो नॉर्मल मैदान होता है उसमें। हाँ, तो वहाँ आपको मिल गया सिंथेटिक ग्राउंड, सिंथेटिक ग्राउंड मिला। तो वो एक अलग चुनौती होगी। हाँ, तो वहाँ का जो ट्रैक था, पहली बार उस ट्रैक में अपन दौड़ने वाले थे। और एक ये था, हम जब दौड़ने वाले थे उससे पहले ही हल्की हल्की बारिश चालू हो गई। मेरे सामने 3 कैंडिडेट जो है फिजिकल के लिए जो गए थे, वो जब दौड़े ना, तो एक जो बंदा है वो फिसल के गिर गया ट्रैक में। उसको देखा, ऐसे धक से किया, यार मेरा क्या होगा।
क्योंकि मैं तो उसी के भरोसे गया हूँ 100 मीटर रनिंग। 100 जो अच्छा हुआ तभी उम्मीद कर सकता हूँ। तो मेरी बारी आई। जब मैंने दौड़ने के लिए पहला ही कदम रखा ना, मेरा पैर स्कीड कर गया। मन में ये चीज आ गया था, यार अगर मैं यहाँ से स्पीड बढ़ाने के लिए जाऊंगा मैं मीटर भी सकता हूँ, पैर बचा के चलना है। तो कुछ भी करके हौसला दिखा के दौड़ा, और वही कारण था कि थोड़ा सा स्पीड भी कम हो गया और मेरा 36 मार्क्स ही आया उसमें। 48-60 सोच के गए, इस आपने कट ऑफ रखा था, अपना मिनिमम रखा था, मिनिमम रखा था। आपका 36 आया है। 36 आ गया क्योंकि मुझे पता था यही चीज मुझे आगे लेके जा सकता है, हम्म, बाकी में उतना नहीं। चलिए 36 आ गया। दूसरा इवेंट मेरा शॉर्ट पुट का था। एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ भी जो चलता था वहां भी वैसे ही एवरेज था, 24 नंबर उसमें आ गया। दो इवेंट हो गया, मेरा 60 नंबर 60 फिजिकल में नंबर। आ गया। क्वालिफाई करने के लिए 96, 36 हम्म, नंबर में दूर हूँ। 3 इवेंट बचे हैं मेरा। अब बारी आती है लॉन्ग जंप की। पहली बार में अच्छा खासा जंप हुआ मेरा। वो 12 नंबर वाला जो सीमा रेखा उसको मैं पार कर गया। लेकिन किस्मत बोलो या खुद की गलती, मेरा जो पैर है वो रेड पट्टी में पड़ गया। मैं उसमें डिस्क्वालीफाई। अब 3 इवेंट खत्म, मेरे पास 60 नंबर, 60 नंबर है। 36 सही है। 2 इवेंट बचा है, एक हाई जंप जिसमें मैंने कभी भी 12 से ज्यादा नहीं लाया, और एक 1500 मीटर का वो रनिंग जिसमें 5:57 मैंने वेस्ट दिया। आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वहां भी नहीं जा पा रहा था। हाँ, वहां भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। प्रेशर बहुत ज्यादा आना चालू हो गया था। लेकिन मैंने खुद से बहुत बात किया उस समय, हौसला बढ़ाया कि यार वो देखो ना, वो तो कर रहे हैं ना, मैं भी कर सकता हूँ। वो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, करूंगा मैं भी, क्यों नहीं होगा। हौसला बना के जो है मैंने किया। और हाई जंप में जो वो 12 का जो पेड़ था ना उसको पार किया, 24 नंबर आया। पहली बार लाइफ में उतना जंप कर पाया। थोड़ा वो हौसला रखा तो हो पाया, सुकून मिला है, चलो कुछ तो और हो गया। अब मेरा 60 और 24 84 हो गया। अभी भी 12 चाहिए। बचा क्या है, 1500 मीटर का रनिंग। और हमारा जो फिजिकल था वो सबसे लास्ट डे में था। तो उससे पहले बाकी जो कैंडिडेट थे ना, जो फिजिकल दिए थे, उनसे मैंने सुना था 1500 मीटर में कोई बहुत ज्यादा दौड़ नहीं रहा है। 40 के ग्रुप में 2 से 3 निकल रहे हैं मुश्किल से। टाइम नहीं मिला था क्योंकि, और मैं मेरा अपना भी मुझे पता था, मैं भी 5:57 से पहले कहाँ दौड़ रहा हूँ। तो समस्याएं तो थी बहुत ज्यादा। लगभग शाम को 4 साढ़े 4 बजे 1500 मीटर का रनिंग हुआ हमारा। सुबह 5 बजे से गए थे। हालत खराब, उमस बहुत ज्यादा। स्थिति उस समय ऐसी थी, दौड़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि चलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन दो चीज था यार, करना तो पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर गए, इतना जो सफर तय किया है खत्म हो जाएगा यहाँ पे। एनर्जी ड्रिंक वगैरह लिया, केला वगैरह खाया। अब 1500 मीटर का रनिंग हो गया, स्टार्ट हुआ। जब मैं दौड़ रहा था, मेरी बॉडी जो है वो मुझे जवाब दे रही थी। उतना हिम्मत नहीं बचा था अंदर में। जब दौड़ रहा था बिल्कुल थक गया था, पैर नहीं चल रहा है। यकीन मानिए हर एक सेकंड में मैं खुद से बात कर रहा था, यार मेरे अंदर हौसला है, हिम्मत है, मैं कर सकता हूँ। इसी के लिए तो 1 महीने का मैंने छुट्टी लिया है ना। ये सारी चीजें आ रहा था। अगर ये नहीं तो फिर कभी नहीं कुछ हो सकता। और भैया की भी वो बातें लगातार पूरा जो दौड़ते दौड़ते याद आ रहा है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बार बार वो चीज यहाँ से आ रहा है। जितना वहां पे 4 राउंड मैंने किया, सब में जो है वो बात बार बार याद आ रही है। मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, जितना ताकत है जितना हिम्मत है पूरा लगाना है आज तो। देखा जाएगा बाद में जो होगा। मैं दौड़ूंगा आज। इस हौसले के साथ दौड़ा। एट द एंड दौड़ कंप्लीट हुआ। मैं ग्राउंड में लेटा हुआ हूँ। सांस एकदम फूल गया है, एकदम बहुत ज्यादा ही फूल गया था, लंबा लंबा सांस ले रहा है। दीदी लोग थे वहीं पे, पानी वानी जो है पिलाए। लगभग 10 मिनट के बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ। और फिर मैंने अपने टीम को ज्वाइन किया, जिस ग्रुप के साथ अपन रनिंग कर रहे थे। जब रिजल्ट आया, 5:30 के आसपास मैंने रनिंग कंप्लीट कर ली है। तो फिर वो सुकून आया। और भाई ये थोड़ा सा प्राउड फील भी यहाँ से खुद पे हुआ कि यार चलो मैंने कर दिखाया। तो ऐसा फिजिकल का जर्नी रहा, आसान नहीं था। तो सर फिजिकल तो हो गया, अब आपके आते हैं रिटर्न की तैयारी के बारे में। तो आपने कॉलेज के बाद से कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी या फिर घर से ही अपनी तैयारी चालू करी? किस प्रकार से आपने रिटर्न की तैयारी चालू करी थी? या आप टीचर की एग्जाम की ही तैयारी कर रहे थे या पीएससी का फोकस में था आपका? हाँ, मेरा ऐसा था कि जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो मैंने यही सोचा था, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो
मैं जो है वो गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी में लग गया। बेसिकली मैं सीजीपीएससी का ही तैयारी करता था। 2018 में मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, पाथ आईएएस एकेडमी का। तो वहाँ पे तैयारी पीएससी का ही किया, सीजीपीएससी का। मैंने 2 बार जो है सीजीपीएससी का मेंस भी दिया, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाया। तो जब वहाँ पे कोचिंग किया तो बहुत सारा गाइडलाइन मिला, बेहतर दिशा मिला कि मुझे कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ करना होगा। तो जब मेरा वो टीचर वाला जो था ना, वो कुछ ऐसा था, जैसे ही मैं निकला कॉलेज लाइफ से वो टीचर वाला पोस्ट आया। और मेरा वो सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ में सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम दिया था, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। तो मेरा उसमें नहीं हुआ था। सेकेंड जो है मैंने कोशिश किया था, ये टीचर वाला पोस्ट है, वही एग्ज़ाम दिया और खुशकिस्मत रहा कि उसमें सिलेक्शन भी हो गया। अब जैसे टीचर वाला मैंने ज्वाइन किया, तो अब यहाँ से समय निकाल पाना मुश्किल था, टाइम नहीं निकाल पा रहा था मैं कोचिंग कर पाऊंगी इसके लिए भी, क्योंकि दोनों दिक्कत है। पहले आपने भी सुना होगा, यही बोलते हैं टीचर वाले में कि सबसे सुकून का जॉब है जो टीचिंग फील्ड है। लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है, मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ, ये सुकून वहां से भी छीन गया है। आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना वहाँ मुश्किल हो गया है। तो टाइम में उतना निकलता नहीं था, तो कोचिंग और कहाँ से मैं करूँ, ऐसा था। तो मैंने फिर सेल्फ स्टडी किया उसके बाद से, और सब चीज़ पता था, गाइडलाइन बेहतर मिला था। तो भाई जब मैंने कोचिंग किया ना, तो एक चीज़ मुझे पता चला, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, आपको वो बेहतर मार्गदर्शन देगा, आपको वो बताएगा कि क्या क्या पढ़ना है। लेकिन लाइफ में कुछ करना है आपको, तो मेहनत खुद करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे आपका कुछ नहीं हो सकता है। वो तो आपको बेहतर गाइडलाइन दे देगा, मेहनत आपके ऊपर है। वही है, मैंने भी उसके बाद सेल्फ स्टडी किया, और एसआई की तैयारी भी वही सेल्फ स्टडी का ही परिणाम था। तो सेल्फ स्टडी ही चल रहा था फिर मेरा उसके बाद। तो ये सेल्फ स्टडी के दौरान आपको ऐसी कौन सी विषय लगा कि आप इस विषय में थोड़े से कमजोर हैं, या आप किसी दूसरे विषय में थोड़े से स्ट्रांग हैं, है ना? एक रहता है ना सिलेबस के हाँ। हिसाब से, अपन इस विषय में अच्छे हैं, इस विषय में थोड़े से कमजोर हैं। तो उसको आपने किस प्रकार से बैलेंस आउट किया था? मेरा ऐसा था कि जब पीएससी का तैयारी मैं कर रहा था, तो मेरा जो मैथ्स वाला पोर्शन है, जो मेंस में हमारा था मैथ्स, और हमारा जो लैंग्वेज का था, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, वो बढ़िया था, स्ट्रांग था। तो मैंने लेकिन फिर भी उस पे ये सारी चीज़ ट्राई किया कि उसमें भी स्ट्रांग तो है, लेकिन उसको और ज़्यादा स्ट्रांग कैसे बनाया जा सकता है। जब मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाया था उस टाइम में, तो जब लगा कि यार इस प्रकार से क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहे, या फिर गलत हो रहे हैं, तो फिर मैंने उस पर यहाँ से जो है अतिरिक्त उस पर मेहनत करना चालू किया। जो टेंशन देने वाली बात थी ना, वो थी मेरा इंडियन जीके और सीजी जीके। ऐसी बात नहीं कि वो मेरा कमजोर था, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो रहा था कि चीजों को याद नहीं रख पा रहा था मैं। आता तो सब कुछ है, वो क्वेश्चन मैं आज किया हूँ, एक हफ्ते बाद उसी को फिर से गलत कर डाल रहा हूँ। तो यही समस्या उसमें आ रहा था। तो जो मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाया है, वो उसको दूर करने में जो है वो बहुत बड़ा रोल उसमें अदा किया है। बाकी ओवरऑल वही था कि भाई मैथ्स जो है और मेरा जो लैंग्वेज है, उसमें मेरे को तो बहुत शानदार करना ही है। साथ में शानदार तो इसमें भी करना है, जो जीके वाला पोर्शन है। लेकिन अगर इसमें अगर कुछ कमी हो जाती है, तो वो उसको इतना स्ट्रांग रखना है बाकी दो को, कि वो इसको जो है ना वो, और तो वो उसमें फर्क ना डाले, हाँ मेन रिजल्ट जब आएगा तो अपना मैथ्स वाला पोर्शन, हाँ जीके वाला पोर्शन को कवर कर लें। हाँ। और यही कारण था फिर जब मेंस का एग्जाम तो हुआ। आपने बताया कि आपने टेस्ट सीरीज लगा के अपना जीके जीएस का जो पोर्शन है वो सही किया था। हाँ हाँ। तो बता सकते हैं कि कितने ही टेस्ट लगाए होंगे आपने, कितने सीरीज लगाए होंगे? टेस्ट सीरीज जो है, जहां से भी जितना टेस्ट सीरीज मिल पाया, लगभग मैंने 40-45 टेस्ट सीरीज जो है वो लगाया है। क्योंकि मुझे ये भी पता था, तैयारी तो सब कुछ है, लेकिन जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे उस तरीके से, तो फिर वो गलतियां जो हो जाती है ना, वो उसी कारण से होती है, प्रैक्टिस ना होना। तो प्रैक्टिस के कारण से ही जो ज़्यादा टेस्ट सीरीज मैंने लगाया। क्या रूटीन रहता था आपका रिटर्न के एग्जाम के लिए? मतलब कितने घंटे सुबह दे रहा हो, शाम को दे रहा हो, किस प्रकार से आपने वो किया था? मेरा वही था रिटर्न के लिए, क्योंकि स्कूल भी जाना था मुझे, और 6 घंटे का स्कूल आने जाने में आपका था। स्कूल का टाइमिंग क्या रहता है? मेरा स्कूल का टाइमिंग वही 9:45 से 4 बजे से रहता 4 बजे तक। है। जाने में आपको आधा पौन घंटा लग गया, आने में आपको आधा पौन घंटा लग गया। तो
फिर भी मैंने कोशिश किया कि सब काम स्कूल में करने के बाद अगर मैं थोड़ा समय अपने लिए निकाल पाऊँ तो मैं वहाँ अपने पढ़ाई कर लूँ। स्कूल जाने से पहले लगभग 1.5 से 2 घंटा जो है वो मैं खुद के लिए निकालता था पढ़ाई के लिए। वैसे ही स्कूल से आया, 1.5 2 घंटा अपने लिए निकाल लिया। ओवरऑल देखिए तो प्री और मेंस के टाइम में मैं जो है घर में अपने लिए 3 से 4 घंटा खुद के लिए और लगभग 1.5 2 घंटा बच्चों को भी स्कूल में जाके पढ़ाना है तो उनकी भी तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी निकालता था। अच्छी चीज़ ये रही थी कि ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस में हो रही थी, डेली का रूटीन था। तो आपका डेली का रूटीन हो गया हाँ, था, डेली आपको का। उतना फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वही चीज़ था, उस चीज़ की तैयारी मैंने पहले भी किया है, तो थोड़ा सा रिकॉल करना है, जो वीक पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और बाकी जो है स्कूल में भी बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, तो वो भी एक पार्ट बन गया था उसी का, क्योंकि पढ़ा भी तो वही रहे ना जो चीज़ हम तो तैयारी उसी से करते हैं। तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो वो जो है एक फायदेमंद मेरे लिए वो भी रहा था। तो चलिए, जीएस जीके एंड मैथ्स रीजनिंग तो हो ही गया, लैंग्वेज का भी हमने कवर कर लिया। करंट अफेयर्स में आपका किस प्रकार से अप्रोच रहा था? करंट अफेयर में मेरा ये था कि हमारा पहले से एक रूटीन था कि न्यूज़पेपर डेली आता है हमारे घर में, तो न्यूज़पेपर में आपको कुछ नया दिख गया तो उसको आप नोट करके रखो। एक चीज़ तो ये डेली बेसिस में होता था। दूसरा चीज़ ये था कि आप हमारा जो ये प्रतियोगिता दर्पण वगैरह है जो मंथली आता है उसको भी हम फॉलो करते थे। और साथ ही साथ जो है वो 6 महीने वाला या फिर वार्षिकांक जो जितने भी आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का, स्पेशली उड़ान आईएएस एकेडमी का जो आता है और हमारा जो अर्जुना पटेल ट्यूटोरियल का है, वो सारी जो जीके का जो बुक वो निकालते हैं, मेरे ख्याल से मुझे हमेशा लगता है कि वो सफिशियंट है और मैं उसी के आधार पर अपना करंट अफेयर की तैयारी करता था। ओके। तो रिटर्न फिजिकल तो हो गया। जब मेंस का आपका रिजल्ट आया और फिजिकल भी आपने पास कर लिया, तब अंदर से ऐसा कुछ लगा कि अब यार इंटरव्यू बस एक पड़ाव है, फिर तो मैं पहुंच ही जाऊंगा करके? तो वो कैसा फीलिंग था जब आपका फिजिकल कंप्लीट हुआ? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा खुशी तो फिजिकल निकाल में ही हुई, क्योंकि मुझे पता था मेरे एसआई और इसके बीच में सबसे बड़ा जो रोड़ा बन सकता है वो फिजिकल है। फिजिकल निकाला तो मन में सुकून था, यार अब इंटरव्यू बचा है। और इंटरव्यू के अपने प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस और करना चाहूँगा, क्योंकि इंटरव्यू को लेकर ना बहुत बड़ा जो खौफ मेरे अंदर नहीं रहा था, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता था उसके लिए दो चीज़ आपका बहुत बेहतर होना चाहिए। एक तो आप बिना डरे अपनी बातों को इंटरव्यूअर तक रख पाए, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि आपके पास ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। तो जो पहली चीज़ थी, डर खत्म करके आपको वहाँ पे बैठना है, उनसे बातें करना है अच्छी तरीके से। तो मैं जो है छोटे छोटे जो मंच संचालन वाला काम है या फिर क्रिकेट कमेंट्री के लिए कहीं बाहर जाना है, बहुत इंटरेस्ट ये सब चीज़ में मुझे रहता था, मैं जाता भी था। तो वो जो डर वाली बात है वो तो लगभग खत्म हो गया था। और दूसरा चीज़ रहा मेरा ठीक ठाक नॉलेज होने का। तो जब पढ़ाई कर रहा था, सब चीज़ें मैंने स्कूल भी गया, वहाँ के लोगों से जब आप मिलोगे तो तरह तरह के जो है विचार आपके अंदर आते हैं लोगों से मिलने से। तो वो सारा नॉलेज भी मेरा ठीक ठाक हो गया था। तो इंटरव्यू के लिए फिर से मैंने लगभग 7 8 मॉक इंटरव्यू भी मैंने दिया था अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके, क्योंकि उससे एक अंदाजा लगता है कि भाई आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किस प्रकार से प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं, क्या परेशानी हो रही है। तो मुझे सबसे बड़ा जो चुनौती लगता था वो ये था कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन किए तो ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 4 5 साल हो गया है इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, और थोड़ा सा डीपली अगर घुस गए सब्जेक्टिव नॉलेज में तो मुश्किल हो सकता है करके मैं गया फिर इंटरव्यू के लिए। और इससे पहले ये था कि मैंने जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था ना मॉक इंटरव्यू के लिए, सभी जगह से रिस्पांस अच्छा था कि भाई आपका इंटरव्यू शानदार जाने वाला है, बढ़िया ही हो जाएगा, कितना भी खराब हो गया एवरेज आ जाएगा। और उस समय मार्क्स भी पूछते थे फिजिकल का हमारा और मेंस का, मेंस में? तो उनको ऐसा रहता था कि हाँ इतना इतना कर लेगा ना तो सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। तो मन में अच्छा उमंग रहता था उस चीज़ को लेकर। अब इंटरव्यू का दिन आया तो वही सारी चीज़ इंटरव्यू जो है, जितने भी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन का लगभग जवाब तो मैंने दिया। कुछ क्वेश्चन जो पहले से सता रहा था उसी का असर था ये,
जो मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर का पूछे, टेक्निकल क्वेश्चन, मैं उसका जवाब उतना अच्छे से नहीं दे पाया। ओवरऑल उनको छोड़ दे तो इंटरव्यू मेरा बढ़िया ही था, अच्छा ही था, शानदार था। क्या आपने किस प्रकार से आपने पहनावा रखा था अपने इंटरव्यू में? आ, मतलब मैं देख पा रहा हूँ आप एकदम डिसेंट लुक में ही रहते हैं यूजुअली, और आप एक टीचर भी हैं। हाँ, तो थोड़ा सा मुश्किल नहीं रहा हो, क्योंकि आजकल जो नए लड़के हैं ना वो थोड़ा सा जीन्स टी शर्ट पहनने वाले होते हैं। तो उनके लिए अगर कोई इंटरव्यू देना चाहे तो उनको किस प्रकार से पहनावा उनका रहना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। मेरे किस्से में ये हुआ था कि मैं टीचर था ना, तो मेरा वो जो पहनावा थोड़ा फॉर्मल स्टाइल में आ भी गया था। अब बाल वगैरह भी उसी प्रकार से रखना, बच्चों के बीच में आपको जाना है, बच्चे भी आपको देख के ही सीखते हैं, तो भाई उनके बीच में तो वो चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। तो वही था। इंटरव्यू के लिए भी अगर कोई कैंडिडेट जाता है, नया कैंडिडेट इंटरव्यू अगर अटेम्प करता है, मेरा भी वो इंटरव्यू वाला भी ड्रेस लगभग ऐसा ही था। ऊपर वाला जो ये थोड़ा सा जो इसमें लाइनिंग दिख रहा है वो नहीं था, अब एकदम प्लेन। प्लेन प्लेन शर्ट था। कलर लगभग यही कलर था। तो वो ऐसा था, वो ड्रेस मैंने फॉलो किया था जो पीएससी वगैरह के इंटरव्यू में देखा था, इंटरव्यूअर को, इंटरव्यूवी को देखा था कैसे ड्रेस वगैरह पहनते हैं। तो मैंने वो चीज़ किया था, मुझे तो वो दिक्कत नहीं हुआ था। अच्छा, आप बोल रहे थे कि आजकल के बच्चे हैं। सही बात है, उनका दोनों तरीके से, एक तो पहनावा और उनका हेयर स्टाइल हेयर वगैरह स्टाइलिंग। सब चीज़ बदला हुआ है। तो थोड़ा मुश्किल तो होगा अगर उस प्रकार के बच्चे उसमें जाते हैं तो। मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि चलिए, आपने जो है एसआई का तैयारी शुरू किया, उस समय से आपने अपना ड्रेसिंग सेंस नहीं बदला, हेयर कटिंग वगैरह आपने जो है उस तरीके से चेंज नहीं किया। चलिए ठीक है, मान लिया आपने। फिजिकल भी निकाल लिया, उस टाइम में भी वैसे थे, ठीक है। आपने मेंस भी निकाल लिया, उस टाइम भी वैसे थे, वो भी ठीक है। लेकिन आपको मेंस के बाद से, जैसे ही पता चला आपने मेंस क्वालिफाई कर दिया, उसी डे वन से आपको इस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि होता ये था कि मैं ही अगर लगातार जीन्स ही पहने रहूं, मैं अपना टी शर्ट पहन के ही घूम रहा हूँ, और अचानक से इंटरव्यू के दिन जो है मैंने फॉर्मल ड्रेस पहन लिया, तो वो जो है ना, पहने रहोगे तो आपको कंफर्टेबल लगता है बहुत कंफर्ट ज़्यादा। फील नहीं होता है। कंफर्ट फील नहीं होता है वो। आपका आदत जीन्स में ही हो गया, आपका आदत जो है वो टी शर्ट में ही हो गया। अब वहां पर यार ये फॉर्मल पहन के बैठ रहो, आपको तो यही लगे यार यार क्या क्या पहन के आ गया मैं। तो थोड़ा सा मन जो है उधर ही जाए रहता है। तो वही है कि जैसे ही आपका जो फिजिकल आपका मेंस निकल गया, तो उसके बाद से ही थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग सेंस जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। आप जो है हेयर स्टाइल वगैरह भी वैसे ही चेंज करो। और ये चीज़ जो है पहले भी मैं सुनता था, भले ही खुद फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं, ये मेरी गलती रही जो मैंने फॉलो नहीं किया था पहले। हमेशा से जो भी आते थे, मैं लोगों से सुनता था कि आपको अपनी ना पहनावा वगैरह, अपना पर्सनालिटी वैसे ही रखना चाहिए जैसा बनना जैसा चाहते हो। बनना चाहते हो आप। वो चीज़ हमेशा सुनता था। तो वही चीज़ मैं भी कहूँगा कि भाई ठीक है, शुरू में तो नहीं किया, लेकिन कुछ दिन आपको भाई उस तरह से बनना पड़ेगा, तभी आप कंफर्ट रह पाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो आशीष भाई, जब सबसे पहला दिन आपका रिजल्ट जब आया, क्योंकि रिजल्ट में काफ़ी लंबा समय भी हो गया था। खैर आपका तो एक सिक्योर जॉब था ही, लेकिन मन में रहता है ना यार, मैंने इतना अच्छा एसआई का पेपर दिया है, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। तो थोड़ा सा दबाव लगता था आपको कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं ना उन लोग को थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है। तो आपका किस प्रकार से उस समय मनोदशा थी? बिल्कुल, आपने जो बात कही ना कि काफी लंबा समय लगा था, ये एक अलग ही पड़ाव चल रहा था, छठवां इवेंट आ गया था हमारे लिए। रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आप जो है इतना मेहनत करके वहां तक पहुंचे हो, उसके बाद जो है वो लगातार वो स्ट्राइक, धरना प्रदर्शन स्ट्राइक उसमें हो जाओ। रहा था, कोर्ट केस हो रहा था, कितना हाँ, सारा बहुत कुछ हुआ है। वो चीजें तोड़ रहा था, कई बार भी न्यूज उड़ते उड़ते मिल रहा था, अरे ये जो पोस्ट रद्द भी हो सकता है, बहुत दबाव में जो है वो ला दिया था। तो बहुत मेहनत किए हैं हमने भी, हमारे साथियों ने भी, कि कुछ भी करके रिजल्ट आना चाहिए, बहुत चक्कर काटे हैं। अब जिस दिन रिजल्ट आया ना, दिवाली का समय था। दिवाली का बस दिवाली का धनतेरस के 2 दिन पहले आया। हाँ हाँ। तो घर में जो है वो तैयारियां चलती रहती है, सब अपने अपने काम में बिजी है। मैं भी जो है उस समय नाइट फिट करने के लिए छत पे गया था, और ऐसा था कि रिजल्ट आ सकता है, आ सकता है, ऐसा तो था। लेकिन हर बार वही सुन रहे थे लंबे समय से, तो मन में ये भी नहीं था कि यार आज ही जा सकता है रिजल्ट, ऐसा भी नहीं था। उम्मीद थोड़ा सा धुंधला हो गया ना, आएगा तो ठीक है, कभी भी आएगा। तो लाइट फिट किया,
फिर मैं 12:30 को नीचे आया तो देखा कि मेरा मोबाइल जो चार्ज में लगा हुआ था, मेरा मोबाइल बज रहा है, कॉल आया है। मैंने कॉल अटेंड किया, दीदी का कॉल था वो। और दीदी फिर बोलती है, एसआई का रिजल्ट आया, देखा क्या? मैं जो है एकदम शॉक। मैं बोलता हूँ, आप देखे क्या? वो बोलती, नहीं अभी पता चला। तो फिर मैं जो है तुरंत कॉल कट किया, मोबाइल लिया। अब जो है वो रिजल्ट जो है डाउनलोड करना चालू किया। उस समय हालत ये था, बस फिंगर चल रहा है ऊपर नीचे, नाम खोज रहे हो? नाम खोज रहा हूँ। और मेरा जो आग चल रहा है, बाकी बॉडी शून्य पड़ा है, कुछ नहीं सूझ रहा है। और हमारा रिजल्ट भी ऐसा था, रैंक वाइज रिजल्ट अभी मिला नहीं है, वो सीरियल नंबर वाइज यहाँ से मिला है। उस पे सरगुजा का पहले, फिर उसके बाद बस्तर का, ऐसे करके रायपुर संभाग का सबसे लास्ट में ढूंढा। 100 200 300 तक ढूंढा, मेरा नाम मिल नहीं रहा है। और फिर अचानक से उसका सर्च किया अपना नाम, मेरा नाम दिखा। और ये एक संयोग था, उसी समय जो भैया है वो भी दिवाली की छुट्टी में आ रहे थे और गेट के पास ही आए थे। वो मुझे पूछा, एसआई का रिजल्ट आ गया, देखा क्या? मैं बोला, हो गया। उसके बाद बहुत खुशी वाला मोमेंट था। उसके बाद वही था कि इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, थोड़ा भावुक पल था। मम्मी पापा भी आए, जो सब जो है वो परी शुभकामनाएं दे को रहे हैं। आपने बाद में बताया या कैसे, वो घर में ही थे, वो बाहर थे, कहाँ थे? सभी लोग घर में ही थे। मैं जो है मोबाइल कॉल आया ना तो बाहर में जाके बैठा था। हाँ, पहले देखा कि पहले थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ यार, हुआ कि नहीं हुआ। तो वही था, सब लोग बहुत खुश थे। जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे इतने दिनों से, वो हो गया था। मम्मी पापा सब बहुत खुश, सभी मिठाई खिला रहे हैं। दिवाली से पहले उससे बड़ा भी एक प्री दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा है। भतीजे लोग आ रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, सभी मिठाई खिला रहे हैं। और उसके बाद जो है सबका कॉल आ रहा है, सभी रिश्तेदारों का कॉल आ रहे हैं, रात भर आ रहे हैं। दूसरे दिन भी यहाँ से आया। अ, सबसे पहला काम वही था कि रिजल्ट आया, सब खुश थे, मिठाई विठाई खिलाए। फिर उसके बाद मंदिर गया था। और उसके बाद से फिर लोगों का आना जाना लगा हुआ था। हमारे सभापति महोदय, उनका कॉल आया, हमारे राज प्रधान, उनका भी कॉल आया, जिला पंचायत सदस्य महोदय का कॉल आया, सभी मिलने के लिए आए। वो एक शानदार पल था, बहुत यादगार पल रहने वाला है जिंदगी में, कि सभी ने सहयोग दिया, हमेशा सपोर्ट किया, और सबका आशीर्वाद का परिणाम था। तो सभी साइड से जब सपोर्ट मिलता है ना, तो जरूर इंसान कुछ बेहतर कर पाता है। तो रिजल्ट के बाद आपकी पहली बातचीत आपके पेरेंट के साथ किस प्रकार से हुई हो? मतलब इमोशनली भी, और जो क्या बातचीत हुई, थोड़ा सा अगर आप रिकॉल कर पाए तो। बात तो यही था कि रिजल्ट आने से पहले भी शौक, रिजल्ट में नाम दिख जाने के बाद भी शौक। मुंह से ज्यादा शब्द नहीं निकल रहे हैं। पूछ रहे हैं तो हाँ, हो गया, हो गया है हो गया। बहुत ज्यादा चीज नहीं है, केवल थोड़ा सा ये था कि वो बातें आंखों में दिख रहा है, क्या है कैसा है। उतने ज्यादा शब्द तो नहीं निकल रहा है। धीरे धीरे फिर यहाँ से कंफर्ट हुआ। तो वही था, पापा जो है सबको मिठाई बांट रहे हैं, सभी को कॉल कर करके बता रहे हैं। फैमिली वालों को हो किया, क्योंकि अब ऐसा था कि तैयारी बहुत समय से चल रहा था, लंबे समय से, तो इंतजार भी सबको रहता है। और सबको पता भी है कि इन्होंने सब चीज दिया है, इंटरव्यू भी दिया, रिजल्ट ही आना बाकी है, सबको इंतजार भी रहता है। तो वही था, कॉल के माध्यम से यहाँ से दिया। उसके बाद फिर बाद में हमारी बातचीत चली कि कैसे करना है, क्या करना है आगे, उन सब चीज़ों में सभी बहुत खुश थे, बहुत खुशनुमा। हमेशा वो सफर रहा है, हमेशा यादगार रहेगा वो। तो आशीष जी, जितनी भी हमारी बातचीत हुई है, तो आपका सफर जानने के बाद ये लगा कि आप शुरू से ही एक डिसिप्लिन स्टूडेंट रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन क्या होता है, आजकल कुछ युवा जो हैं, वो अपना थोड़ा सा माहौल बोल रहे, फ्रेंड सर्कल बोल रहे, कुछ ही बोल रहे, आजकल थोड़ा सा सोशल मीडिया का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो अपना कीमती समय इन सब चीज़ों में गंवा देते हैं। तो उन लोगों के लिए जो अब वो वापस ट्रैक पे आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे हमारे। बिल्कुल। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना, वो बेनिफिट भी है और जो है वो प्रॉब्लम भी हो गया, वो मोबाइल हो गया है। हम देखते हैं युवा वर्ग को, और मैं भी हाई स्कूल में ही टीचर था, टीचर हूँ अभी भी। तो उसमें बच्चे जो है, बच्चों को भी मैं देखता हूँ कि बच्चों का जो पढ़ाई का लेवल है वो धीरे धीरे गिर रहा है। बच्चों का जो है वो, जब थोड़ा सा अंदर जाओ तो पता चलता है, उनके पेरेंट्स से मिलो तो
बच्चा मोबाइल में ही लगा है दिन भर। अब मोबाइल थोड़ा ज़रूरी भी हो गया है, आजकल पढ़ाई उसके बिना हो भी नहीं रहा है। लेकिन वो जो मार्गदर्शन सही नहीं मिलता ना बच्चे को, तो भाई वो बच्चा भटक जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से, पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगा, बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो उसमें केवल बच्चे का हाथ नहीं है। कहीं न कहीं वो जो बैकग्राउंड है ना, जो फैमिली है, वो भी बहुत बड़ा उसका कारण है। क्योंकि शुरुआत से ही हमने उसको उस पर तरह से परवरिश नहीं दिया है, या फिर हमने उस पे वो नियंत्रण नहीं दिखाया बच्चे पे, या मार्गदर्शन नहीं दिया कि उनको क्या करना चाहिए, उनको लाइफ में आगे क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें छूट जाती है। हमने केवल बच्चों को स्कूल भेज दिया, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, और आप भी उस बात से भली-भांति परिचित हैं कि जानते हैं आजकल कॉलेज में क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा। एक फैशन शो की तरह दिखता है आजकल मुझे कॉलेज, बहुत से कॉलेज को मैंने बहुत। देखा हूँ। बच्चे जा रहे हैं कॉलेज के नाम पे, कहीं भी घूम रहे हैं, ड्रेस जो है उनका देख के लगता है यार वो स्टूडेंट है कि किसी वो फैशन शो में आए हुए हैं। तो ये गंभीर विषय है जिसपे हम कॉलेज में आजकल नशा का भी, आजकल तो छत्तीसगढ़ में ये सब बातें थोड़ी कम होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कॉलेज में भी ये प्रभाव दिखता है कि थोड़ा सा नशा की ओर बच्चे बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को ना इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो आप बच्चों से मिलो, पेरेंट्स का भी जो है ये जिम्मेदारी बनता है, आप देखो वो चीज़ क्या देख रहे हैं मोबाइल से भी, ठीक है। उसको अगर गलत डायरेक्शन में है, मैं ये नहीं बोलता कि उसको मारो पीटो, उसको सचेत करो, समझाओ उसको कि वो डायरेक्शन जो है वो सही नहीं है। तो ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ पर। और रही बात जो हमारे कैंडिडेट जो अभी एसआई की तैयारी में लगे हुए हैं, जो नया पोस्ट आया है एसआई का, तो मैं जो है कैंडिडेट को यही मैसेज दूंगा कि मैंने भी इस तैयारी में बहुत कुछ फील किया कि यार ये कमी रह गया, मैं कुछ बेहतर कर सकता था, वो गलती वो ना दोहराए। सबसे पहली बात, जब वो तैयारी में जुटते हैं तो शुरुआत में प्री और जो मेंस है ना, उसको वो साथ में लेके चले, कंबाइन लेकर चले। क्योंकि आप जो प्री के लिए पढ़ रहे हो वो मेंस में भी वही उपयोग में आने वाला है, तो आप दोनों को अलग ना करो। इससे फायदा ये होता है कि जब आप मेंस की तैयारी के लिए जाओगे ना, तो उसमें केवल आपको रिकॉल करना पड़ेगा, वो चीज़ आपने पहले से किया है, और मेंस की तैयारी करते करते आप साथ में फिजिकल भी दिला सकते हो उस समय। तो दोनों एक साथ चलता रहेगा, आपने प्री के समय मेंस कर लिया, तो आपका मेंस भी थोड़ा हो गया। आप जब मेंस के लिए गए तो मेंस कर भी रहे हैं, साथ में सुबह सुबह आपने फिजिकल को भी टाइम दे दिया। और ये चीज़ मैं इस कारण से बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार पोस्ट कम है। पोस्ट बहुत ही कम है, पिछले बार से तो मतलब 30% है। हाँ, 30% के आसपास ही हो गया, तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। तो आपको दूसरों से बेहतर बनना है तो कुछ अलग तो करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर आप जो है फिजिकल का तैयारी आपने किया, साथ में मेंस भी किया, तो नो डाउट आपका शानदार ही जाएगा। और एक और बड़ी चीज़, ये जो पुलिस भर्ती होती है ना, ये लंबा चलता है, 1.5-2 साल लग जाते आराम हैं। से 1.5 साल लग जाता है। बहुत सारा इवेंट इसमें रहता है, तो 1.5-2 सालों तक अपने आप को संभाल के रख पाना, मोटिवेट करके रख पाना एक इंसान के लिए मुश्किल है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, या कोई बड़ा जो भी है, जो अभी हमारे कलेक्टर या बड़े पोस्ट में है, सबके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा समय होता है। तो मैं तो स्टूडेंट को वही बोलूंगा कि सबसे बड़ी चुनौती वही होने वाली है कि आप अपने आप को कैसे संभाल के रखते हो। तो वही है, जब भी आप डीमोटिवेट हो जाते हो तो उस समय उन लम्हों को आप याद करें जिसके लिए आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है अपने खुद के लिए कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, या समाज सेवा, जो भी आप विचार लेके चले हैं। जब भी आपको लगता है आप भटक रहे हो, या फिर कोई चीज़ आपको जो है ना वो डीमोटिवेट कर रही है, तो उन सब चीज़ों को आप याद करो ताकि वो आपको फिर से वो मोटिवेशन दे पाए। और एक और बड़ी चीज़ कि भाई कुछ भी करना है तो मेहनत, लगन के साथ, उत्साह के साथ आपको करना पड़ेगा। तो आपको जो है वो एक्सक्यूजेस वगैरह, बहानेबाजी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा पैर दर्द दे रहे हैं तो आज मैं नहीं जाऊंगा, यार मुझे बहुत नींद आ रहा है तो सुबह सुबह कौन उठेगा यार, नहीं जाऊंगा। या फिर और कुछ हुआ, ज़्यादा खाना खा लिया यार, कहाँ दौड़ूंगा कहाँ चलूंगा, ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सही बात है, आप जिस समय ये बहानेबाजी कर रहे हो ना, यहाँ प्रतियोगी की कमी नहीं है यहाँ पे। सही बात है। आपने कमी दिखाया उसी समय में कोई आपसे बेहतर मेहनत कर रहा है, वो आपसे कब वो पोस्ट छीन के ले जाएगा पता नहीं चलेगा, आपको भनक नहीं लगेगा।
तो वही है, सारा बहानाबाजी छोड़ के एक अच्छा सोच के साथ, पॉजिटिव विचार के साथ खुद पर भरोसा रखना जरूरी है। कंपटीशन हमारा दूसरों के साथ है, लेकिन उससे बड़ा कंपटीशन आपका खुद के साथ है। आप खुद को कैसे तैयार कर रहे हो, आप जो है अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो, तो बाकी जो चीज है ना वो बहुत छोटा लगने लग जाएगा। तो सभी कैंडिडेट से मेरा तो यही कहना है कि एकदम पॉजिटिव होकर के, एकदम कूल और काम होकर के अपनी तैयारी करे। वो बिल्कुल सफल होंगे, बिल्कुल उनको भी पोस्ट मिलेगा, और वहीं हमारे ट्रेनिंग के साथ साथ उनका भी ट्रेनिंग जल्दी हो जाए, यही उम्मीद हम यहाँ से करेंगे। तो आशीष जी, टीचर बन गए, एसआई बन गए, आगे क्या? आगे का सफर सोचा तो बहुत कुछ है। अ, उसी लिए, इसी कारण से मैंने सीजीपीएससी भी शुरुआत उसी से किया था। हम्म। अ, आगे की राह पहले टीआई प्रमोशन के बाद, उसके बाद हो पाए तो उससे आगे की सफर जितना दूर हो पाए प्रमोशन के बेसिस में, वो एक अलग डायरेक्शन, एक दूसरा डायरेक्शन। ये जो मैं तैयारी चालू रखा था पीएससी का, वो भी मैं करूं, ताकि वो चीज़ मुझे और बेहतर जल्दी तरीके से मिल जाए। तो दोनों चीज़ है, सभी का उम्मीद भी है, भरोसा भी है, और कोशिश करूंगा जितना हो पाता है, अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा जो भी यहाँ से आगे मिले। तो आशीष जी, बहुत बहुत बधाई आपको एसआई परीक्षा पास करने के लिए। और हमारे चैनल, हमारे पूरी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे जो भी करें इसी प्रकार से मेहनत करें और सफलता पाएं। थैंक और आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी कि मुझे मौका दिया इस पॉडकास्ट के लिए। तो आपकी भी जो है ये जर्नी और भी आपकी भी शानदार होती रहे, आपकी जो पहचान और ज़्यादा बढ़े, मेरी भी यही उम्मीद है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यू सो मच। थैंक यू।